हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग उस दिन केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे, मैटर पढ़ रहे थे और मैटर में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको करा रहा था कि क्या मतलब जैसे कि आपको कहा जाए कि अगर हम किसी भी तैलीय पदार्थ को अगर हमें ताज़ा रखना है तो उसमें नाइट्रोजन और हीलियम गैस का क्या दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। इसी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें और बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है, जो पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जो घरेलू गैस होता है, ठीक है, उसको जब घरों में जो गैस उपयोग किया जाता है तो उसमें अगर वो कभी लीक करता है, ठीक है, गैस जो होती है वो अगर लीक करती है तो उसकी महक को पहचानने के लिए या उसके रिसाव को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है? तो हमारे यहाँ जो एलपीजी यूज होता है उसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप आराम से जानते हैं इसके बारे में। और ये क्या होता है कि अगर हम बताएं कि इथाइल मरकैप्टेन जो होता है यह सल्फर का यौगिक होता है, ठीक है। सल्फर का क्या होता है? यौगिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमें, देखिए, एक चीज़ हमें याद रखिएगा, हमें क्या लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें समझ में आना चाहिए। तो इथाइल मरकैप्टेन तो हमारे गैसों में मिलाया जाता है एलपीजी में, ये सब जानते हैं, लेकिन ये किसका यौगिक है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इथाइल मरकैप्टेन में कैप्टेन जो है किसका यौगिक है, तो सल्फर का यौगिक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो इथाइल मर कैप्टन इथाइल मरकैप्टेन क्या है? सल्फर का यौगिक है। इथाइल मरकैप्टेन क्या है? तो भैया सल्फर का क्या है? यौगिक है, ठीक है, याद रखिएगा। इथाइल मरकैप्टेन सल्फर का क्या है? यौगिक है, ठीक है। इथाइल मरकैप्टेन सल्फर का क्या है? तो यौगिक है, इतना जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और ये किस में यूज होता है? तो हमारे घरों में जो एलपीजी यूज होता है उसी में इसका उपयोग किया जाता है, उसी में इसका उपयोग होता है इथाइल मरकैप्टेन का, इसका, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है। और ये एलपीजी में पाया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में पाया जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो अब देखिए, जो हॉस्पिटल में मैंने उसी दिन बताया था कि हॉस्पिटल में जो भी कृत्रिम सांस लेने के लिए गैस का यूज किया जाता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का यूज होता है और ये द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, द्रव अवस्था में रहता है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा और एक इम्पॉर्टेंट सुनिएगा। अगर दाब प्रणाली से भरा जाए तो हम एलपीजी गैस को भरते हैं, पंप प्रणाली से पेट्रोल को भरा जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि कोल्डिंग में जो होता है, कोल्डिंग में हम क्या मिलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है जो जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी गैस होती है, तो कोल्डिंग में कौन सी गैस होती है, तो कोल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो किससे? कोल्डिंग से अभिक्रिया करके, ठीक है, या उसमें जो जल होता है उसमें जल से अभिक्रिया करके वो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। तो देखिए, लिख लीजिएगा इसको भी, मैंने क्या कहा, कोल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है जो जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। जो क्या बनाता है? तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है बेटा? तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है, जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। अब कार्बोनिक अम्ल क्या होता है? तो H2CO3 होता है। क्या होता है? H2CO3, इसे कहते हैं H2CO3,
H2CO3 ये कार्बनिक अम्ल है, ये कार्बनिक अम्ल है H2CO3 ये कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं। बहुत आसानी से बहुत चीज़ें आपको बतानी है, फिर और भी चीज़ों को समझना है। देखिए, गैस का द्रवण निम्न ताप तथा उच्च दाब की सुगमता से संपन्न होता है। यानी गैस का द्रवण होना यानी द्रव में बदलना उच्च दाब तथा निम्न ताप, उच्च दाब तथा निम्न ताप पर होता है। फिर से सुनिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो गैस होती है उसे द्रव में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, तो निम्न ताप उच्च दाब, ठीक है, दाब पर इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, द्रव में बदल सकते हैं। तो द्रव में निम्न ताप तथा उच्च दाब, निम्न ताप तथा उच्च दाब पर आसानी से बदला जा सकता है। फिर से सुनिए, गैस को द्रव में निम्न ताप उच्च दाब पर आसानी से बदला जा सकता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स निकाले चल रहा हूँ, बनाने चल रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिएगा। उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना भैया बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो मैं बनाने चल रहा हूँ। देखिए, अगर मैं लिखूँ, फिर ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, देखिए, ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदलने पर, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठोस से, ऐसे लिखते हैं, ठोस ऐसे बनाइए, ठोस से द्रव, द्रव से गैस जब बनता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस जब बनता है तो ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होती है, तो ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है, ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है, ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है, ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है। जब गैस से द्रव और द्रव से ठोस बनना, ठोस बनना, फिर से सुनिएगा, जब गैस से द्रव और द्रव से ठोस बनना ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। क्या होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं इससे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इससे बनते हैं। इथाइल मरकप्टेन सल्फर का यौगिक है। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस मिलाया जाता है जो जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाता है। गैस को द्रव में निम्न ताप तथा उच्च दाब पर आसानी से बदला जा सकता है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस ऊष्माक्षेपी, ठोस से द्रव, द्रव से गैस ऊष्माक्षेपी, और उसके बाद ऊष्माशोषी होगा, और गैस से द्रव बदलना, द्रव से ठोस बदलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। याद रखिएगा इसको। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ चलते हैं, चलिए। अब देखिए, हम पढ़ने चल रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसमें बहुत आता है और इसी को निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम पढ़ेंगे, फिर गुणित अनुपात का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो जो चीज़ें बच रही हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले स्थिर अनुपात का नियम। देखिए क्या है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। चलिए स्थिर अनुपात के नियम के बारे में पढ़ते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, इसी को निश्चित अनुपात का भी नियम कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात का प्रतिपादन किसने किया था, ये जानना बहुत जरूरी है। तो स्थिर अनुपात और निश्चित अनुपात का जो प्रतिपादन किया था उसे क्या कहा जाता है, तो जोसेफ प्राउड्स कहा जाता है। जोसेफ प्राउड्स ने
ठीक है, प्राउस ने क्या किया था, निश्चित अनुपात का प्रतिपादन किया था। किसने किया था, तो जोसेफ प्राउस ने निश्चित अनुपात का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, निश्चित अनुपात। देखिए निश्चित अनुपात स्थिर अनुपात एक ही है, निश्चित अनुपात के का प्रतिपादन, निश्चित अनुपात का प्रतिपादन निश्चित अनुपात का प्रतिपादन, निश्चित अनुपात का प्रतिपादन किसने किया था, निश्चित अनुपात का प्रतिपादन किसने किया था, तो जोसेफ प्राउस्ट ने किया था, जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ठीक है, निश्चित अनुपात का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब आइए जानते हैं इसमें क्या चीज़, क्या नियम है, ये इसमें नियम क्या है। तो देखिए कह रहा है इस नियम के अनुसार अगर हम लोग चलें तो जो पदार्थ का रासायनिक गुण होता है, ठीक है, जो पदार्थ का रासायनिक गुण होता है वह तत्व हमेशा द्रव के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। ठीक है, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, वो देखिए मैं कह रहा हूँ कि तत्व हमेशा द्रव्यमान जो होता है, तत्व का हमेशा जो द्रव्यमान जो होता है वो निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। फिर से सुनिएगा, अगर हम इसमें पढ़ें तो इस चीज़ को हम सीख रहे हैं कि इस नियम के अनुसार जो होता है रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, तो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उसमें उसमें जो तत्व है वो हमेशा, ठीक है, तत्व हमेशा, ठीक है, तत्व हमेशा द्रव्यमान जो होता है तत्व का वो किस में होता है, तो निश्चित अनुपात में होता है। तो तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, होते हैं या मौजूद होते हैं, यानी तत्व जो भी है उसमें निश्चित अनुपात में मौजूद रहता है। ठीक है, जैसे जल हो गया, ठीक है, अब जल हो गया, उसके बाद C2H4 हो गया, उसके बाद CO2 हो गया, ये सब निश्चित अनुपात में होते हैं, निश्चित ही अनुपात में रहेंगे। ठीक है, अब निश्चित अनुपात में उनका द्रव्यमान उसमें क्या करेगा, मौजूद रहेगा। देखिए अभी मैं दिखाता हूं तो फिर समझिएगा, मैं लिख रहा हूं किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे C2H4 H2O ये क्या है, निश्चित अनुपात में होते हैं। यही है आपका निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम देख लीजिए भाई, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब ये हो गया आपका निश्चित अनुपात का नियम, यहाँ द्रव्यमान का खेल था। अब हम पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं गुणित अनुपात के नियम की तरफ चलते हैं। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। पहली चीज सुन लीजिए, गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। अब इसमें क्या कहा गया है वो सुनिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए जिसमें अभिकारक, जो अभिकारक होता है, जो अभिकारक होता है तथा अभिकारक से जो उत्पाद बनता है, ठीक है, अभिकारक से जो उत्पाद बनता है वो दोनों का जो द्रव्यमान होते हैं वो किस में होते हैं, तो बराबर की अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, तो बराबर की अवस्था में होते हैं। दोनों के अनुपात किस अवस्था में होते हैं, तो बराबर के अवस्था में होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं,
कोई भी पदार्थ है, ठीक है, या कहा जाए कि कोई भी, हाँ, पदार्थ ही है। अब उसमें क्या है, जो अभिकारक के द्वारा जो उत्पाद बन रहा है उसमें जो द्रव्यमान होगा उन दोनों का, वो दोनों क्या होंगे, बराबर अवस्था में होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये लिखा है 2H2O, ठीक है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 2H2 प्लस O, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 2 जा 4 ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 32 ग्राम होता है इसका, ठीक है, 32 ग्राम होता है। अब इसको जब करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 32 और ये 4 कितना हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। देख लीजिए, ये देख लीजिए है कि नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। तो यही यहाँ पर कह रहा है और इसमें कुछ नहीं कह रहा है। इसको अभी मैं फिर लिख दूंगा, पहले इसको उतारते हैं। देखिए, इस नियम का प्रतिपादन, ओहो लाइट चली गई, 2 मिनट रुकिए भाई, लाइट आ जाने दीजिए। हेलो दोस्तों, देखिए अभी लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। अब देखिए क्या कर रहा है, वर्षा का जल मेन इंपॉर्टेंट अब कराएंगे आपको पहले। अच्छा, इस नियम का प्रतिपादन हम लोग पढ़ लिया जाए। इस नियम का प्रतिपादन क्या कहता है, और अरे इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये नियम क्या कहता है मैंने समझा दिया था, अब मैं इसको लिखवा देता हूँ, ठीक है। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। चलिए इसी से लिख देते हैं, जॉन डाल्टन ने ने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। इस नियम में मैंने क्या बताया, इस नियम में बताया मैंने कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है तो उसका मतलब, अब हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से कहें कि वो पदार्थ क्या होगा, एक तरह से उत्पादक और अभिकारक का काम करेगा। तो अभिकारक और उत्पादक का, ठीक है, अभिकारक और उत्पादक का जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा, यानी कहा जाता है बराबर की अवस्था में रहा जाएगा। तो लिख सकते हैं अभिकारक तथा उत्पादक, अभिकारक तथा उत्पादक का द्रव्यमान साम्य अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में होगा, इसको लिख लीजिए, यही है। अच्छा, अभी इसके बारे में बताए भी थे, अगर आप इसे लिखेंगे तो 2H2 प्लस O इजिकल टू 2H2O लिख सकते हैं। यहाँ पर होगा आपका 4 ग्राम, यहाँ होगा 32 ग्राम और यहाँ हो जाएगा 36 ग्राम, लिख सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ। ये हो गया होगा। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो उनको जानना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या पॉइंट है इम्पोर्टेंट में, देखिए कह रहा है कि जो वर्षा का जल और आसूत का जल, वर्षा का जल और आसूत जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। वर्षा का जल तथा आसूत जल, ठीक है, आसूत जल विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। वर्षा का जल और आसूत जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। जब प्रेशर कुकर में भोजन पकाते हैं तो जल्दी से पक कैसे जाता है, तो कुकर के अंदर क्या होता है, दाब बढ़ जाता है और तापमान भी कितना हो जाता है, तो 125 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी सेल्सियस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं
प्रेशर कुकर में भोजन जल्द पक जाता है, क्योंकि कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है तथा तापमान भी 125 सेंटीग्रेड से 130 सेंटीग्रेड हो जाता है। ये है आपका आंसर, देख लीजिए भाई। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जब कोई वस्तु, ठीक है, या जब वस्तु की बात करें, पहले उसकी बात बाद में, वस्तु की बात बाद में करेंगे। देखिए, जब कोई नाव, ठीक है, किस में उतरती है, नदी में उतरती है। पहले नदी की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद समुद्र की बात करेंगे। या अगर दोनों का कंपेयरिंग देके करें तो देखिए, कह सकता हूँ कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगी तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। फिर से सुनिएगा, जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगी तो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और ऐसा कब देखने को मिलेगा, जब नदी से समुद्र में जाएगी। तो हम लिख सकते हैं तीसरा, जब कोई नाव नदी से, इसका आंसर दीजिएगा आप, क्यों? क्योंकि हम इसका कल आपको आंसर देंगे, लेकिन पहले आप दीजिएगा फिर मैं बताऊंगा। जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगी तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, क्यों? इसका उत्तर आप देंगे कि क्यों उठ जाएगी। ठीक है, जब कोई नाव समुद्र से नदी में जाएगी तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। अब इसी का उल्टा, जब कोई नाव समुद्र से नदी में जाएगी तो थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ होकर तैरेगी, या नीचे की तरफ बैठकर तैरेगी। ठीक है, तो उसको भी लिखवा देते हैं, पहले ये लिख लीजिए। चलिए, जब कोई नाव समुद्र से नदी में जाएगी तो थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगी, नीचे होकर तैरेगी। थोड़ा सा नीचे होकर तैरेगी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे होकर तैरेगी। ये रहा आपका। अगला देख लेते हैं। अच्छा, ये चौथा था। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चौथा था। अब ये हो जाएगा आपका पांचवा। देखिए क्या कह रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा हूँ। अगर हम बात करें कि बारूद की खोज किसने की थी, तो बारूद की खोज किसने की थी भैया, तो बारूद की खोज रोजर बेकन ने की थी। रोजर बेकन ने किया था, बारूद की खोज रोजर बेकन ने किया था। बारूद की खोज रोजर बेकन ने किया था। अच्छा, बारूद में क्या क्या होता है पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि यहीं से पूछता है बारूद में क्या क्या होता है। तो बारूद में पहले बारूद होगा, ठीक है, फिर चारकोल होगा, ठीक है, गंधक होगा, फिर सोरा का मिश्रण होगा। बारूद में बारूद होगा, चारकोल होगा, गंधक होगा, सोरा का मिश्रण होगा। तो बारूद
गंधक, चारकोल तथा सोडा का मिश्रण है, तथा सोडा का मिश्रण है। ठीक है, बारूद, गंधक, चारकोल, ठीक है, सोडा का मिश्रण है। ठीक है, बारूद, गंधक, चारकोल, सोडा तथा सोडा का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, सोडा का अगर सूत्र देखा जाए तो सोडा का सूत्र क्या होता है, इसका क्या सूत्र होता है, तो KNO3 कहते हैं। KNO3 ये क्या है, बारूद यानी सोडा का क्या है, सोडा का क्या है, ये सूत्र है। यही इसी को नाइटर भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है, तो इसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना, खड़िया, ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पारा के बारे में जान लीजिए। पारा एक ऐसा धातु है जो क्या है, हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, क्या होता है, हमेशा द्रव अवस्था में रखता है और इसी को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। ठीक है, और ये द्रव धातु है। ठीक है, इसी को पारद भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि मोती का मुख्य अवयव कौन है, तो मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये मोती का मुख्य अवयव है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का आवरण भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का आवरण भी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, अंडे का आवरण। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है, बताइए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आया है, बताइए। कैप्सूल जो खाते हैं उसका आवरण किससे बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है, तो स्टार्च या जिलेटिन, किसका बना होता है, जिलेटिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च या ये देखिए जिलेटिन, ये जो जिलेटिन है ये एक प्रकार का प्रोटीन है, जिलेटिन। ठीक है, जिलेटिन प्रोटीन, ठीक है, का बना होता है, का बना होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। स्टार्च होता है या तो जिलेटिन, जो जिलेटिन है वो एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन का बना होता है। ये रहा आपके पास इसका जवाब, इसका जवाब आपके सामने रहा। ठीक है, ये चैप्टर लगभग हुआ खत्म। ठीक है, लेकिन अभी घबराइए नहीं, इसके तुरंत बाद आपको एक और चैप्टर मिलने जा रहा है। ठीक है, जिसका जो क्या कहते हैं, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसको आप देख लीजिएगा, फिर उसका उसका नंबर लगेगा। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।